friends, welcome back to another lecture series. And in this series, we are going to start uh, geography. Okay, we are going to cover both the books from 11th and then we are going to cover both the books of 12th. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर 1, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. ओके, now we are going to study some early theories and then some modern theories related to the origin of the universe. ठीक है, तो इसके अंदर जब हम अर्ली थ्योरीज को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो नेबुलर हाइपोथेसिस की आती है. इट वाज गिवन बाय इमैनुअल कैंट, देन लैपलेस रिवाइज्ड इट इन 1796. ठीक है, तो इसका बेसिस क्या था? इस थ्योरी के अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि एक नेबुला है. नेबुला मतलब अ क्लाउड ऑफ डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर आयनाइज्ड गैसेस. तो बेसिकली एक नेबुला है मतलब एक क्लाउड है, वो उसके थ्रू प्लैनेट्स जो हैं फॉर्म हुए हैं. ठीक है, प्लैनेट्स वर फॉर्म आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद अ यूथफुल सन विच वाज स्लोली रोटेटिंग. ठीक है, मतलब एक यूथफुल सन था. ठीक है, एंड इट वाज स्लोली रोटेटिंग और उसके आसपास जो नेबुला थे, जो क्लाउड थे, उसके अंदर से जो है प्लैनेट्स डेवलप हुए. ठीक है, सन वाज सराउंडेड बाय अ सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन, हीलियम along with what may be termed as dust. ठीक है, तो एक नेबुला था जो हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट से बना था. द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्क शेप्ड क्लाउड. ठीक है, और उसके अंदर जो हाइड्रोजन, हीलियम और जो डस्ट पार्टिकल्स थे, जब वो टकराए आपस में और जो जब कोलिजन हुआ तो उसकी वजह से एक डिस्क शेप्ड क्लाउड की का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रेशन. Okay, now what is accretion? Accretion मतलब coming together and accumulation of additional layers of matters under gravitation. ठीक है, ग्रेविटी के अंडर जब कुछ चीज़ें साथ आती हैं, पास आती हैं एंड वो एक्यूमुलेट होती चली जाती हैं लेयर बाय लेयर, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्रेशन. और एक्रेशन की वजह से ही प्लैनेट्स फॉर्म हुए नेबुला के अंदर. ठीक है, तो बेसिकली ये नेबुलर हाइपोथेसिस है. ओके, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस आपको ये याद रखना है नेबुलर हाइपोथेसिस रिलेटेड है ओरिजिन ऑफ अर्थ. किसने दी है? बाय इमैनुअल कैंट. ठीक है, बस ये कुछ चीज़ें याद रखनी है. इट इज़ रिलेटेड टू नेबुला, राइट. मतलब नेबुला आपको पता होना चाहिए कि इट्स अ टाइप ऑफ क्लाउड ऑफ डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर आयनाइज्ड गैसेस, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉडर्न थ्योरीज. मॉडर्न थ्योरीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे फेमस जो है द बिग बैंग थ्योरी. इसके बारे में भगवद गीता के अंदर भी आई थिंक चैप्टर 2 में इसके बारे में बताया गया है, राइट. तो इसके बारे में अब स्टडी करते हैं. इसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं. ये एक बार आई थिंक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कौन सी थ्योरी को बोलते हैं, तो द बिग बैंग थ्योरी विल बी योर आंसर, राइट. एंड इट वॉज गिवन बाय एडवन हबल इन 1920. ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं. इसके अंदर क्या गिवन है? इन द बिगिनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस, राइट. मतलब जो भी मैटर जिससे यूनिवर्स बना है वो स्टार्टिंग में एक ही जगह पे था, इन अ टाइनी बॉल विद स्मॉल वॉल्यूम एंड इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड डेंसिटी. ठीक है, तो इस पूरी थ्योरी में से अगर आपको दो चीज़ें याद रखनी हो तो वो ये होगा, स्मॉल वॉल्यूम एंड इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी. ठीक है, एक टाइनी बॉल थी जिसकी वॉल्यूम स्मॉल थी और इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी थी, राइट. नाउ एट द बिग बैंग, जब बिग बैंग हुआ देन जो टाइनी बॉल थी वो एक्सप्लोड होती है. दिस लेड टू अ ह्यूज एक्सपेंशन एट एज टाइम पासिस गैलेक्सीज मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट, राइट. The cosmic microwave background is the thermal radiation left over from the Big Bang. ओके, तो जब बिग बैंग हुआ तो एक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी कि एक थर्मल रेडिएशन जो था वो रिलीज हुआ और उसकी डिस्कवरी हुई है हाल ही में. ठीक है, इट्स डिस्कवरी इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क टेस्ट ऑफ द बिग बैंग मॉडल ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी होना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन बताया जा रहा है द बिग बैंग थ्योरी के सच होने के पीछे. ठीक है, नाउ द फॉर्मेशन ऑफ स्टार.
A galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of a very large cloud called nebula. नेबुला के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पिछले स्लाइड में. नाउ ग्रोइंग नेबुला डेवलप्ड क्लम्प्स. अब देखिए क्लम्प्स क्या होता है. मान लीजिए ये एक क्लाउड है, ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्लम्प्स बनना ही मतलब मासिस का पास आना, ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाना, ठीक है, इसको ही हम क्लम्प्स बोलते हैं, ठीक है. तो ग्रोइंग नेबुला डेवलप्ड क्लम्प्स. जो नेबुला था मतलब जो क्लाउड था डस्ट और हीलियम हाइड्रोजन से जो बना हुआ था, जो जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके अंदर क्लम्प्स डेवलप होते गए. दीज क्लम्प्स कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसियस बॉडीज गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स. ठीक है, तो नेबुला के अंदर से ही स्टार बने क्योंकि उसके अंदर जो क्लम्प्स डेवलप हुए वो बड़े होते गए एंड देन they gave rise to formation of stars. Okay, now formation of planets. The stars are localized lumps of gas within a nebula. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी. The gravitational force within the lumps. ठीक है, lumps के अंदर की जो gravitational force थी, it leads to the formation of a core of the gas cloud and a huge rotating disk of gas and dust develops around the gas core. ठीक है, उस gravitational जो force थी उन क्लम्प्स के अंदर, इन क्लम्प्स छोटे छोटे क्लम्प्स के अंदर, उसकी वजह से कोर फॉर्म होता है. ठीक है, एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द गैस कोर. राइट, ये पहला स्टेप था. देन इन द नेक्स्ट स्टेज द गैस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस्ड एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेशन. कोहेशन मतलब चीज़ों का पास आना, एक्यूमुलेट होना लेयर बाय लेयर. ठीक है, एक्रेशन भी हमने स्टडी किया था. राइट, ये द प्रोसेस ऑफ एक्रेशन. ठीक है, इसी को ही हम बोल सकते हैं कोहेशन. ओके, मतलब चीज़ों का पास आना. राइट, डेवलप्स इनटू व्हाट इज कॉल्ड प्लैनेटेसिमल्स. ठीक है, तो अगली स्टेज पे क्या होता है, जो गैस क्लाउड होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं गेटिंग कंडेंस्ड. ठीक है, एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप into small rounded objects by the process of cohesion, develops into what is called planetesimals. Right, large bodies start forming by collision and gravitational attraction causes the material to stick together. ठीक है, अब large bodies बनना चालू हो गई collision की वजह से, and then gravitational attraction causes the material to stick together. Right, ये सेकेंड स्टेज थी. एंड देन इन द फाइनल स्टेज दीज लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेटेसिमल्स accrete to form a fewer large bodies in the form of planets. ठीक है, planetesimals basically smaller bodies you can say. ठीक है, large number of smaller bodies वो होता है planetesimals. और जब ये planetesimals एक साथ आई fewer large bodies in the form और जब इन्होंने fewer large bodies बनाई in the form of planets, उन्हें planets बोला गया. ठीक है, planets are celestial bodies which do not have their own heat and light. ठीक है, planets वो celestial bodies होती हैं जिनका खुद की हीट और लाइट नहीं होती है जिनके पास. ओके, in 1900 Chamberlain and Moulton considered that a wandering star approached the sun. As a result of cigar-shaped extension of the material was separated from the solar surface. ठीक है, और इसकी वजह से प्लैनेट फॉर्म हुए. ये भी एक थ्योरी है. ठीक है, लेकिन ये फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, ये 3 स्टेज आपको याद रखनी है. इसे अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा. नाउ आर सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उनको एक बार देख लेते हैं. ठीक है, सो वी हैव आवर सन, 8 प्लैनेट्स, millions of smaller bodies like asteroid, comets and huge quantity of dust grains and gases. ठीक है, in our solar system. नाउ जो स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, उनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स. ठीक है, जो कि सन और एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच में आते हैं. दे आर नोन एज टेरेस्ट्रियल एज वेल एज अर्थ लाइक. ठीक है, यानी कि अर्थ के जैसे ये प्लैनेट्स हैं, इसलिए इनको अर्थ लाइक भी बोलते हैं. एज दे आर मेड अप ऑफ रॉक, मेटल्स हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटी. ठीक है, जो बाद के जो 4 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, उनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स.
ठीक है। और जोवियन प्लैनेट्स भी हम उनको बोलते हैं, और जोवियन का मतलब ही होता है जुपिटर लाइक, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड हैव थिक एटमॉस्फेयर, मोस्ट ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन, ठीक है। हीलियम और हाइड्रोजन से ज़्यादातर प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर बने हैं, अगर हम इन 4 प्लैनेट्स की बात करते हैं तो। नाउ डिफरेंस देख लेते हैं टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स में। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं वो क्लोज विसिनिटी ऑफ द पेरेंट स्टार में बनते हैं, ठीक है। मतलब जो पेरेंट स्टार होता है, मतलब सन, उनके क्लोज विसिनिटी में ही होते हैं, वेयर इट वाज टू वार्म फॉर गैसेस टू कंडेंस टू सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। और वहीं पे जो जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं वो थोड़ा दूर बनते हैं पेरेंट स्टार से, मतलब सन से। सोलर विंड मोस्ट इंटेंस नियरर द सन, इट ब्लू ऑफ लॉट्स ऑफ गैस एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। जो सोलर विंड होती हैं वो सन के जो पास जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से जो गैस होती है और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ जाते हैं वहाँ से, ठीक है। और जोवियन प्लैनेट्स के केसेस में सोलर विंड्स वर नॉट एट ऑल दैट इंटेंस टू कॉज सिमिलर रिमूवल ऑफ गैसेस, ठीक है। इसीलिए इनको गैस जाइंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि रिमूवल ऑफ गैसेस नहीं हो पाया इन सभी प्लैनेट्स में से। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो क्लोज विसिनिटी में नहीं थे अपने पेरेंट स्टार की, ठीक है। स्मॉलर, ये छोटे होते हैं, एंड देयर लोअर ग्रेविटी कुडंट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस, ठीक है। और स्मॉलर होने की वजह से जो ग्रेविटी थी वो कम थी, जिसकी वजह से ये होल्ड नहीं कर पाए जो गैसेस एस्केप हो रही थी ड्यू टू सोलर विंड, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स में, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नाउ किसी भी प्लैनेट को हम प्लैनेट कब बोलते हैं, ठीक है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी बॉडी जो कि हमारे सोलर सिस्टम में है वो एक प्लैनेट है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले फिक्स ऑर्बिट होना चाहिए उसका, राइट। फिक्स रेवोल्यूशन टाइम होना चाहिए, फिक्स इंक्लिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिक्स रोटेशन होनी चाहिए, शेप जो होनी चाहिए वो स्फेरिकल होनी चाहिए, एंड मास शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पे डिफाइन किया जाता है किसी को प्लैनेट या फिर प्लैनेट ना होना या होना, ठीक है। तो इन 6 प्रॉपर्टीज़ पे डिफाइन करता है। नाउ सबसे पहले एक बार देख लेते हैं पोजीशन क्या है हमारे प्लैनेट्स की, ठीक है। किस पोजीशन में है वो, ठीक है। सबसे पहले मरकरी, देन वीनस, अर्थ। अर्थ के बाद आता है गोल्डीलॉक जोन, ठीक है। आई एम सॉरी, अर्थ के बाद आता है गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन वो जोन है जहाँ पे ये माना जाता है कि अगर लाइफ कहीं पे भी पॉसिबल होगी तो इस गोल्डीलॉक जोन के अंदर ही होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी फेवरेबल है, ठीक है। ना ये सन से बहुत दूर है, ना सन के बहुत ज़्यादा पास है, राइट। और अर्थ भी जो सन है उसके गोल्डीलॉक जोन के अंदर ही आती है, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं मार्स, देन उसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, एंड देन कीपर बेल्ट, ठीक है। तो ये जो है आपको ये सीक्वेंस आपको बहुत ज़रूरी है याद करना, ठीक है। गोल्डीलॉक जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टेरॉयड बेल्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, एंड कीपर बेल्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस सीक्वेंस। नियरेस्ट स्टार आफ्टर सन प्रोक्सिमा सेंचुरी, सबसे पास का जो स्टार है हमारा वो सन है, देन उसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एंड एवरी प्लैनेट्स, ठीक है। मरकरी से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल गो ऑल द वे टू नेपच्यून, ठीक है। मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, अब स्मॉलेस्ट है, छोटा प्लैनेट है तो ग्रेविटी मिनिमम होगी एंड मिनिमम मास, ठीक है। सैटेलाइट बिल्कुल नहीं है एक भी, क्योंकि सन के बहुत क्लोज है, ठीक है। इसलिए कोई भी नेचुरल सैटेलाइट मतलब मून नहीं है मरकरी का। वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं इसको। अब देखिए मरकरी सबसे ज़्यादा पास है सन के, बट स्टिल मरकरी को हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वीनस जो है इट इज़ मेड अप ऑफ CO2, ठीक है। और हम सभी को पता है ये ग्रीन हाउस गैस है,
राइट। इसकी वजह से वीनस जो है हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, एंड इट इज़ नियरेस्ट टू अर्थ। सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोला जाता है, मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी बोला जाता है इस प्लैनेट को, ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं, लाइटनिंग स्टार भी बोलते हैं। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन इन रिवर्स डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट होता है इनका जो रोटेशन है, ठीक है। मतलब अर्थ का जो होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, और वीनस का जो होता है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है, राइट। नाउ अर्थ, अर्थ हम सभी को पता है अर्थ जो है इंक्लाइंड है, ठीक है। अपने एक्सिस पे वो 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है, एंड ऑर्बिट पे 66.5 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए ये अर्थ है, तो ये 22.5 है, एंड ये 66.5 है, ठीक है। तो इंक्लाइंड होने की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं सीज़न में, और भी बाकी कई चीज़ों में, वो हम ज्योग्राफी के अंदर आगे आने वाले चैप्टर्स में वी आर गोइंग टू स्टडी दैट, ठीक है। हाईएस्ट डेंसिटी है सारे प्लैनेट्स में, दैट इज़ 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। मार्स, मार्स को रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आयरन ऑक्साइड मिलता है वहाँ पे बहुत, ठीक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मार्स की डेमोस एंड फोबस, डेमोस एंड फोब्स, ये दोनों ही सैटेलाइट हैं मार्स की नेचुरल, और पूरे सोलर सिस्टम की जो सबसे छोटी सैटेलाइट है वो डेमोस है, ठीक है। ये आप कुछ फैक्चुअल डेटा है, ये आप एक दो बार रीड करेंगे तो आई एम श्योर आपको याद हो जाएगा। नाउ ये चारों प्लैनेट्स थे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। नाउ हम जोवियन प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जुपिटर बिगेस्ट प्लैनेट है, मैक्सिमम ग्रेविटी है, मैक्सिमम कंपोजिशन ऑफ मीथेन एंड हीलियम, ठीक है। तो यहाँ पे मीथेन एंड हीलियम बहुत मिलता है। जेनीमेड इनकी जो नेचुरल सैटेलाइट है, यानी कि मून, और ये बिगेस्ट सैटेलाइट भी है हमारे सोलर सिस्टम की, ठीक है। तो जेनीमेड बिगेस्ट है, और डेमोस स्मॉलेस्ट है हमारे सोलर सिस्टम की सैटेलाइट, ठीक है। यूरोपा भी है इनकी एक सैटेलाइट, और टोटल सैटेलाइट इनके पास, यानी कि टोटल मून जो है वो 76 है, ठीक है। सैटर्न, नाउ फ्लोटिंग प्लैनेट भी बोलते हैं इनको, क्यों? क्योंकि इनकी जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से भी कम है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ हीलियम, हीलियम रिंग्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे, और जब हम इनकी कोई पिक्चर देखते हैं तब भी हम देख पाते हैं कि प्लैनेट के आसपास हीलियम की रिंग्स भी हैं। टाइटन इनकी बिगेस्ट सैटेलाइट है। टोटल जो है पहले 62 इनकी जो है सैटेलाइट्स थी, लेकिन आई थिंक 2019 के अंदर 20 और इनकी सैटेलाइट्स को डिस्कवर किया गया, जिसकी वजह से 82 इनकी सैटेलाइट्स हैं अभी फ़िलहाल में, ठीक है। और ये मैक्सिमम है किसी भी प्लैनेट्स के लिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम सैटेलाइट कौन से प्लैनेट की है, तो योर आंसर विल बी सैटर्न, ओके। नाउ यूरेनस, यूरेनस को रोलिंग स्टार बोलते हैं बिकॉज 98 डिग्री पे ये इंक्लाइंड है अपने एक्सिस पे। जस्ट इमेजिन 98 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। अर्थ कितने पे है? हमारा हमारा जो अर्थ है वो 22.5 डिग्री इंक्लाइंड है, एंड ये 98 डिग्री इंक्लाइंड है, ठीक है। इसीलिए इनको रोलिंग स्टार बोलते हैं। रिवर्स्ड रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ठीक है। मिरांडा इनकी एक सैटेलाइट है, एंड इनको ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं। नेपच्यून कोल्डेस्ट प्लैनेट है, जाहिर सी बात है सन से सबसे दूर है, तो इसलिए कोल्डेस्ट प्लैनेट बोलते हैं। मैक्सिमम रेवोल्यूशन टाइम, ये भी बिल्कुल जब बिल्कुल एंड में होगा तो सबसे ज़्यादा इनको, जब इनकी पाथ होगी वो सबसे ज़्यादा बड़ी होगी, तो रेवोल्यूशन टाइम ऑलरेडी मतलब अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा। आउटर मोस्ट प्लैनेट है, 44th लार्जेस्ट, आई एम सॉरी दिस इज ओनली फोर्थ लार्जेस्ट बाय डायमीटर एंड थर्ड लार्जेस्ट बाय मास, और इनकी जो सैटेलाइट है इनके पास 13 है, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर मून, ठीक है। इन 1838 सर जॉर्ज डार्विन ये बोलते हैं कि अर्थ एंड मून फॉर्म्ड अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी, दे बिकेम अ डम्बेल शेप बॉडी एंड इवेंचुअली इट ब्रोक। तो हम इसके अंदर बेसिकली कुछ थ्योरीज पढ़ने वाले हैं जो कि दी गई कि मून कैसे फॉर्म हुआ, जो हमारी नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की मून, वो फॉर्म कैसे हुआ।
तो एक उसके अंदर थ्योरी थी सर जॉर्ज डार्विन के द्वारा दी गई वो 1838 में, और वो बोलते हैं कि अर्थ एंड मून फॉर्म्ड अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी, यानी कि अर्थ और मून पहले एक सिंगल बॉडी थे. दे बिकेम अ डम्बेल शेप्ड बॉडी एंड इवेंचुअली इट ब्रोक. ठीक है, मतलब कुछ ऐसे करके ऐसे कुछ करके पहले दोनों एक सिंगल बॉडी थी एंड दे वर रोटेटिंग एंड फाइनली दे ब्रोक. ठीक है, तो एक हिस्सा अर्थ बन गया एंड एक हिस्सा मून. पहली जो है पहली थ्योरी के अंदर ये बताएगा. नाउ इट वॉज ऑल्सो सजेस्टेड दैट द मटेरियल फॉर्मिंग द मून वॉज सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट वी हैव एट प्रेजेंट द डिप्रेशन ऑक्यूपाइड बाय द पैसिफिक ओशियन. ये भी एक थ्योरी थी कि हमारी जो प्लेनेट है उसको किसी एक एस्टेरॉइड से हिट करता है, देन उसके अंदर जो डिप्रेशन फॉर्म होता है, मतलब एक पार्ट यू कैन से लाइक दिस, एक पार्ट अलग हो जाता है हमारी प्लेनेट से, वो मून बन जाता है. और यहाँ पे एक यू कैन से एक कैविटी बन जाती है. ठीक है, और जिसे एक डिप्रेशन बन जाता है जो कि आज के समय में पैसिफिक ओशन है. ठीक है, तो एक ये भी थ्योरी थी. प्रेजेंट साइंटिस्ट जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, मून इज एन आउटकम ऑफ जाइंट इम्पैक्ट और द बिग स्प्लैट. ठीक है, a body twice or thrice the size of Mars collided into Earth. The portion of blasted material became Moon. ठीक है, एक थ्योरी ये भी है. तो ये बेसिकली 3 थ्योरीज थी मून से रिलेटेड. ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन आप अगर 1-2 बार देखेंगे इस वीडियो को तो आई एम श्योर आप उसे समझ सकते हैं. इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर कैसे बना उसके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी. ठीक है, the temperature inside has increased. We are talking about our planet. ठीक है, अर्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं. नाउ जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज हुई उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और उसकी वजह से जो मटेरियल थे जो प्रेजेंट थे हमारे प्लेनेट में, दे स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़. तो वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गए डिपेंडिंग ऑन their densities. Heavier material like iron sink towards the center. जो आयरन जैसे हैवी मटेरियल्स थे वो सेंटर की तरफ उन्होंने आना स्टार्ट कर दिया, और जो लाइटर जो मटेरियल था वो सरफेस की तरफ उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, विद पासेज ऑफ टाइम इट कूल्ड फर्दर एंड सॉलिडिफाइड एंड कंडेंस इनटू अ स्मॉलर साइज. ठीक है, तो इस तरीके से जो है कोर का निर्माण हुआ हमारे अर्थ का. ठीक है, नाउ एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. ये था बेसिकली, दिस वाज द टॉपिक आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये थोड़ा सा पेचीदा है. इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन एंड हीलियम वाज स्ट्रिप्ड ऑफ बाय सोलर विंड्स. ठीक है, ये हमने अभी देखा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के अंदर, क्योंकि वो अपने क्लोज विसिनिटी में थे, क्योंकि अपने वो पेरेंट स्टार की, तो ड्यू टू सोलर विंड्स वो खो देते हैं अपने प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन हीलियम. ठीक है, किसकी वजह से, सोलर विंड्स की वजह से. नाउ ये फर्स्ट स्टेज में हुआ. नाउ इन सेकंड स्टेज, हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है, ड्यू टू हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ it contributed to the evolution of the atmosphere. Then in the third stage, finally the composition of atmosphere modified by the living world through photosynthesis. ठीक है, देन फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन था वो मॉडिफाई होता है. राइट, ड्यूरिंग कूलिंग गैसेस एंड वाटर वेपर रिलीज्ड. ठीक है, कूलिंग के दौरान जो गैसेस एंड वाटर वेपर जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, जिसको हम डी गैसिंग भी बोलते हैं. कंटिन्यूस वोल्केनिक इरप्शंस कंट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेस. जो कंटिन्यूस वोल्केनिक इरप्शंस हुए वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं वाटर वेपर में एंड गैसेस में. एज द अर्थ कूल्ड द वाटर वेपर रिलीज्ड स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस्ड. ठीक है, और जैसे जैसे जो हमारी अर्थ है वो कूल होना स्टार्ट हुई, तो जितना भी वाटर वेपर था एटमॉस्फेयर में वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है. राइट, द CO2 इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिसॉल्व्ड इन द रेन वाटर. ठीक है, जितना भी हमारे मतलब बहुत एटमॉस्फेयर में जितना CO2 था उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो डिसॉल्व हो गया रेन वाटर में, एंड टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज्ड. ठीक है,
अब जब बारिश आएगी तो जाहिर सी बात है ना कि टेम्परेचर जो है फर्दर डिक्रीज होगा, राइट। और जिसकी वजह से कंडेंसेशन और हुई, ठीक है, डिक्रीज कॉजिंग मोर कंडेंसेशन एंड रेन्स, ठीक है। और रेन की वजह से देन ओशन के फॉर्मेशन हुआ। इनिशियली लाइफ वॉज कन्फाइंड टू द ओशियंस, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो इनिशियली लाइफ जो थी वो केवल और केवल लिमिटेड थी ओशियंस तक ही, ठीक है। ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही जो है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आया, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसमें, इससे पहले वाले पॉइंट में ही, ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली द इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। तो दैट वाज इट इन द चैप्टर 1। चैप्टर 2 भी हम लेकर जल्दी ही आने वाले हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, डू लाइक इट एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस।